वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला आरक्षण विधेयक के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि यह विधेयक इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है, क्यों इस विधेयक के संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि इसको पास करने या इसको कानूनी रूप देने का इस सबसे ज्यादा उचित समय है। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हुए हम इस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। एक संस्था है जो पूरे विश्व में जानी जाती है, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके द्वारा हर साल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट यह बताती है कि किसी देश में कितना ज्यादा जेंडर गैप है। जेंडर गैप होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह बताता है कि वहां पर लिंग के आधार पर विभेद होता है, और लिंग के आधार पर जिन देशों में विभेद होता है वहां पर क्या है, लैंगिक समानता की कमी है। लैंगिक समानता की कमी है बताता है कि वो जो समाज है वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। वहां के संसाधनों पर क्या है, लिंग के आधार पर जो है कि अलग अलग अनुपात में कब्जा है, जो यह बताता है कि वह जो समाज है वह टूट सकता है, उसमें कई तरह की विसंगतियां आ सकती हैं। इसी के कारण जब किसी देश की परफॉर्मेंस इस रिपोर्ट में खराब बताई जाती है तो उसको चिंताजनक माना जाता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 ये बताती है कि भारत में जेंडर गैप बढ़ा है, अर्थात लिंग के आधार पर असमानता बढ़ी है। इसी के कारण भारत 2021 की रिपोर्ट में क्या हुआ है, 28 पायदान नीचे गिरकर 140वें स्थान पर आ गया है, और हमें 140वां जो स्थान प्राप्त हुआ है वह 156 देशों की सूची में प्राप्त हुआ है। यह भी बताया गया है कि भारत में जो जेंडर गैप है उसकी स्थिति म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों से भी खराब है। रिपोर्ट यह बताती है कि जो राजनीतिक सशक्तिकरण है भारत में, उसमें कमी आई है। महिला मंत्रियों की संख्या 2019 में जो 23.1% थी, वह 2021 के जनवरी माह में गिरकर 9.1% तक सिमट गई है, जो कि काफी खराब कंडीशन को बताता है। इसके अलावा अगर हम वैश्विक रूप में कंपेयर करें तो राजनीति में महिला भागीदारी में भारत का जो स्थान है वह 51 है, अर्थात हमको क्या हुआ है कि जो हमारी भागीदारी है पूरे विश्व के संदर्भ में, इसमें भी गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा उच्च और प्रबंधकीय अगर पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी देखा जाए तो भारत में सिर्फ और सिर्फ 29.2% है। लेकिन अगर शीर्ष स्तर पर जो महिला प्रबंधक देखें, अर्थात जो टॉप लेवल पर अथॉरिटी होती है, जो डिसीजन लेती है, उस पर अगर देखें तो उस पोस्ट पर मात्र और मात्र 8.9% क्या है, महिलाएं हैं। बाकी पदों पर क्या है, पुरुषों का कब्जा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में महिलाओं की जो अनुमानित आय है वह पुरुषों का क्या है, लगभग 20% है, अर्थात 1/5 है। आप समझ सकते हैं कि आखिर महिलाएं भी जो है कि काम कितना ज्यादा करती हैं, लेकिन उनकी जो आय का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितनी ज्यादा असमानता हम लोग को देखने को मिलती है। यह रिपोर्ट यह बताती है कि यहां पर हम लोगों के बीच में जो लैंगिक अंतराल है, लैंगिक असमानता है, यह बढ़ता जा रहा है। और इसको अगर हम कम करने का प्रयास भी करते हैं तो भी दक्षिण एशिया में 195.4 वर्ष का समय लगेगा, और पश्चिमी यूरोप में भी अभी असमानता बहुत ज्यादा है, यहां पर 52.1 वर्ष का समय लगेगा। आप समझ सकते हैं कि जब पश्चिमी यूरोप में 52 वर्ष का समय लगेगा इस असमानता को कम करने में, तो जो दक्षिण एशिया में अगर 200 वर्षों का भी समय लगता है तो वह ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहां पर यह प्रिडिक्ट ही किया जा रहा है कि लगभग 195 साल का समय लगेगा। स्वाभाविक है कि हमारे यहां जो असमानता है वह अभी बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं बना हुआ है, लेकिन इसको मुद्दा बनाने की और हमारे यहां जो सोसाइटी है उसमें इक्वलिटी की बात करने की जरूरत है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का जो विषय रखा गया था वह इसी के इर्द गिर्द रखा गया था, ताकि हम लोग क्या कर सकें, महिला समानता को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकें। विषय जो था वह था वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। इसको आसान शब्दों में बताऊं तो यह जो विषय यह बताता है कि जो विमेन है, जो महिलाएं हैं, इनकी जो लीडरशिप है इनको बढ़ाने की जरूरत है, और साथ ही साथ हमें यह प्रयास करना है कि कैसे हम ऐसे फ्यूचर का निर्माण करें जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। यह इसकी थीम थी, यह इसका विषय था। इस पर हम अब सबने बात भी की, और आपने क्या किया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन खूब सारे फोटो शेयर किए होंगे, लेकिन हो सकता है कि इस विषय पर आपने कम लिखा और
और पढ़ाओ। वर्ष 2021 की जो थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, वह है चूज टू चैलेंज। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है कि एक चैलेंज को स्वीकार करना है। चैलेंज ये है कि कैसे हम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसी दिन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के दिन ही ये कहा गया कि एक शताब्दी बाद भी हम लोग लैंगिक समानता हासिल अभी नहीं कर पाए हैं, और यह भी कहा गया कि हमारे बच्चे भी यह समानता देख पाए, यह उम्मीद कम है। आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में असमानता कितना ज्यादा है, और भारत की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि यहां पर आज भी जहां पर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जो कि अच्छे पदों पर भी कार्यरत हैं, लेकिन उनको बाहर अर्थात अपने कार्यस्थल पर भले ही कुछ अच्छा अनुभव होता हो, लेकिन घर में उनकी बिल्कुल नहीं चलती है। ना तो वह किसी फैसले को अपने रूप में ले सकती हैं, और ना ही किसी ऐसे डिसीजन को लेने का उनको हक दिया जाता है जिससे उस सोसाइटी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सके। कुछ परिवारों में होता है, लेकिन हमें ये जो कुछ परिवार हैं इनको क्या करना है, विस्तृत करना है और सभी परिवारों तक इस चीज को पहुंचाना है। यूनाइटेड नेशन वुमेन 2021 की रिपोर्ट यह बताती है कि कोरोना संक्रमण ने क्या किया है कि यह जो महिलाओं का लैंगिक समानता का मुद्दा है इसको दबा दिया है, और यह भी कहा है कि कोविड के दौरान जो लैंगिक विभेद है वह बढ़ा है। इसी के कारण यह रिपोर्ट कहती है कि हमने अभी तक महिला सशक्तिकरण के लिए जो 25 सालों में प्राप्त किया था वह कोविड के दौरान क्या हो रहा है, वह खत्म होता जा रहा है, और इसे हमें रोकने की जरूरत है। तो समझिए, अगर हमें यह समझना होगा कि आखिर ये जो महिला सशक्तिकरण है ये कितना कठिन है और भारत इसमें कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ये कठिन इस वजह से भी है कि आप एक फैक्ट देखिए कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र जिसको हम अमेरिका के रूप में देखते हैं, वहां पे क्या हुआ था कि 4 मार्च 1789 को क्या हुआ था, संविधान प्रभावी हुआ था, लेकिन वहां पर महिला को एक उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचने में कितना ज्यादा समय लगा आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। अब हमारे सामने जो है कि वहां पर एक महिला उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा यह जो हम लोग हमेशा यह प्रयास करते हैं कि आखिर हम विश्व में और अपने देश में महिला समानता को बढ़ावा देंगे, इन्हीं प्रयासों में एक ये चीज हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के दिन जो है कि शिवसेना की जो है कि राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने और उनके साथ कई अन्य सांसदों ने कहा कि इस समय हमें जरूरत है कि संसद और विधानसभा में 50% आरक्षण दिया जाए, और 50% आरक्षण देकर आधी जो आबादी है महिलाओं के रूप में उनको उनका हक दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह जो है कि इन्होंने कहा और मान लिया गया, ये तब तक नहीं होगा, महिलाओं के लिए हम तब तक कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे जब तक कि उनके पास खुद का डिसीजन लेने का पावर नहीं होगा। तो उन्होंने ये बात कहा और वो बात आई गई होगी, और हम लोगों ने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया कि जब तक महिलाएं राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और सभी सामाजिक पदों पर आगे नहीं आएंगे तब तक क्या होगा, यह चीजें आगे नहीं बढ़ पाए। तो हमें समझना होगा कि आखिर जो महिला आरक्षण विधेयक है ये कब कब लाया गया, उसकी वर्तमान कंडीशन क्या है। तो सर्वप्रथम 1974 में क्या हुआ था, भारत में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में एक समिति गठित की गई थी, और इस समिति को यह पता करना था कि भारत में महिलाओं की जो स्थिति है वो कैसी है और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसी समिति ने जो है कि संसद में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं वो राजनीतिक रूप से कम सशक्त हैं, इसलिए यहाँ पर हमें कार्य करने की जरूरत है। और यह जो समिति थी इसने रिपोर्ट में सुझाव दिया कि पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें जो है उनकी जो सीटों को आरक्षित किया जाना चाहिए। और इसी के तहत आपको पता है 1993 में हमने क्या किया, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने क्या किया, वहां पर 33% आरक्षण स्थानीय और पंचायती निकायों में देने की हमने व्यवस्था की। लेकिन बात आई कि अब हमें क्या करना है, संसद में भी आरक्षण देना है। तो उसकी जो बात की गई सर्वप्रथम 1996 में की गई, एच.डी. देवगौड़ा की सरकार थी। तो एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने 81th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से कहा कि हम ये विधेयक लेकर आते हैं, और विधेयक लेकर आए, लेकिन सरकार क्या है, अल्पमत में थी, और सरकार जो है कि गिर गई, और विधेयक भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, अर्थात लोकसभा भंग हो गई और विधेयक भी समाप्त हो गया। उसके 2 वर्ष बाद अर्थात 1998 में अटल बिहारी सरकार पुनः इस विधेयक को लेकर आई, लेकिन गठबंधन
गठबंधन की सरकार थी वो भी कुछ नहीं कर पाई, और जो बीजेपी की सरकार है अर्थात उस समय जो सरकार थी उसने भी बहुत ज्यादा विल पावर नहीं दिखाया। इसके बाद अगर देखा जाए तो अगले साल भी आया, फिर 2002 में, 2003 में, 2008 में यह विधेयक जो है कि प्रस्तुत किए गए लेकिन पास नहीं हो पाए। यह बताता है कि हमारे यहाँ जो सरकारें वो भले ही किसी भी राजनीतिक दल की हो, लेकिन वो क्या है, जब सत्ता में रहते हैं तो उनका जो विल पावर है वो मजबूत नहीं होता। राज्यसभा में जो है कि विधेयक कई बार पास हो जाता है लेकिन लोकसभा में वो नहीं पास हो पाता, जबकि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आपको पता है कि हमारे देश के संसद में कितने बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत ज्यादा विल पावर अभी तक नहीं दिखाया गया। वर्ष 2010 में भी ऐसा ही हुआ था कि राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से नहीं हो पाया। उस समय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने भी इसका विरोध किया, और उससे क्या हुआ, 2010 के बाद जो है कि 15वीं जो लोकसभा समाप्त हुई और विधेयक भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर इसमें आगे जो एक जान डालने का प्रयास किया गया। वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि आप महिला आरक्षण विधेयक लेकर आइए, उसको पास करवाइए, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। इस साल का जो बजट के प्रारंभ में अर्थात बजट सत्र से पूर्व भी सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, उसमें भी जो है कि बीजू जनता दल अर्थात बीजद ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक जो है कि पास किया जाए। और उस समय उन्होंने कहा कि ओडिशा देश का पहला राज्य है जहां की 1/3 जो सांसद हैं अर्थात 21 में से 7 जो सांसद हैं वह क्या है, महिलाएं हैं। और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे राज्य से जो है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है पूरे देश में बढ़े, और इसी के कारण महिला आरक्षण विधेयक लाने की इन्होंने मांग की। इस समय क्या हुआ है, तृणमूल कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि वर्तमान में जो राजनीतिक दलों में महिलाओं की उपस्थिति है वह केवल 14% है। उन्होंने भाजपा के संदर्भ में कमेंट किया कि भाजपा की जो महिला सांसदों की भागीदारी है लोकसभा में 14% है, 11% राज्यसभा में, जबकि तृणमूल की जो भागीदारी है महिलाओं के रूप में तो लोकसभा में 41% और राज्यसभा में 36% है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा यह मानना है कि आप तुरंत इस विधेयक को लेकर आए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कई बार कई सरकारें इसको लेकर प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन जैसे ही विधेयक क्या होता है लोकसभा में आता है सभी जो पार्टियां हैं वह क्या करती हैं, अब अपने आप को शिथिल कर लेती हैं और कभी व्हिप जारी नहीं किया जाता, कभी वह मजबूती नहीं दिखाई जाती जो अन्य मुद्दों पर दिखाई जाती है। लेकिन अगर यह जो है कि विधेयक जो है कि कानूनी रूप ले लेता है तो इससे कई तरह के फायदे होंगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि भारत में जेंडर गैप बढ़ रहा है, यह जेंडर गैप कम होगा। इसके अलावा जब महिलाएं क्या होंगी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो हमारे यहाँ की जो देश की जीडीपी है उसमें भी उछाल आएगा, उनको उनके कार्य का, मेहनत का जो है कि भुगतान मिल पाएगा। साथ ही साथ जब महिलाएं अपने हिसाब से कानून बनाएंगे तो वह क्या करेंगे, अपने जेंडर के हिसाब से उपयुक्त कानूनों को न सिर्फ बना सकेंगे बल्कि प्रभावी तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन भी होगा। उसके अलावा जो हमारे यहाँ एक पितृसत्तात्मक सोच है उस पर भी जो है एक आघात लगेगा, वह टूटेगा। तो हमारे यहाँ जो समाज है वह क्या होगा, जेंडर इक्वल बनेगा। और इससे क्या होगा, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उसमें जो असमानता हम देखते हैं, महिलाओं के साथ जो हिंसा होता है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, उन सभी चीजों में क्या होगी, कमी आएगी। और हम क्या करेंगे कि भारत को विश्व में एक ऐसा देश बना सकेंगे जहां पर समानता उसी रूप में है जैसा कि हम देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, माता के रूप में पूजा जाता है, उनको शक्ति का प्रतीक माना जाता है, तो फिर उनको शक्तियां क्यों नहीं दी जाती, उनको उस तरह का आरक्षण देकर, हम नहीं कह रहे हैं कि 50% दो, लेकिन कम से कम 33% तो दो, और समय आए तो आप उसको क्या करो, उसको और बढ़ाओ। जरूरत है कि जिसकी जितनी भागीदारी हो उसको उतना क्या हो, उसका हक मिले, और तभी ये हो पाएगा। आप इतिहास उठाकर देखिए, हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या रहा है कि महिलाओं की जो कद है उसको हमेशा कमतर करके आंका गया है। आज के समय में भले ही जो है कि बच्चियां 12th क्लास में या यूपीएससी से लेकर अन्य स्टेट के एग्जाम में कुछ पदों पर दिखाई जरूर देती हैं, लेकिन उनकी जो संख्या ओवरऑल क्या है, कम है। तो इसको और ज्यादा थोड़ा सा एक्सलेट करने की, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, और हमें यह एक प्रयास करना है कि जो जेंडर गैप बढ़ रहा है इसको कम किया जाए और हम क्या करें, जेंडर इक्वलिटी की ओर बढ़ें। आई होप आप संक्षेप में इस चीज को समझ पाए होंगे।
तो आप लोग बार बार मुझसे कहते थे कि मैं एक लास्ट में प्रश्न दिया करूं, तो ये प्रश्न है मुख्य परीक्षा का, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर भेजेंगे। मैं जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा उसी कमेंट को क्या करूंगा, अपने ऑफिशियल चैनल से आपको जो है कि उसको पिन कर दिया जाएगा, उस सबको विजुअल होगा। तो प्रश्न है कि भारत में महिला आरक्षण विधेयक को पास करने के लिए यह सर्वाधिक उचित समय है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि यह जो मैंने लेक्चर पूरा डिजाइन किया, मेरा मुद्दा यह था कि मैं कैसे इस टॉपिक को आपको समझाऊं। अब जो आपको आंसर की फ्रेमिंग करनी है यह इससे अलग भी हो सकती है, तो स्वाभाविक है आप मॉडल आंसर के रूप में इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। पूरा ना लिख पाए तो आप इसका सिनॉप्सिस भी बना सकते हैं, इसके मेन पॉइंट्स भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मुझे आपके जो है कि कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं प्रयास मेरा होगा कि अधिक से अधिक कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू so much.